Hi class, welcome to another session of income from capital gains। हम लोग वही अपना एग्जाम्पशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए साहब शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? हमने अभी तक कर लिया साहब एग्जाम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन्स, कंपल्सरीली एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, सेक्शन 1037 हमने कर लिया। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर में कैपिटल गेन्स आता है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, 54 के अंदर में हमने कर लिया। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड नॉट बीइंग कंपल्सरी एक्विजिशन, वो भी हमने कर लिया 54B। कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, नॉट एग्रीकल्चरल लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग और एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, 54D हमने कर लिया। आज हम करने जा रहे हैं साहब कैपिटल गेन्स नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन सर्टेन बॉन्ड्स, 54EC। चलिए साहब शुरू करें। कैपिटल गेन्स नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन सर्टेन बॉन्ड्स, 54EC। कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके अंदर में आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका कैपिटल गेन्स आपका चार्जेबल नहीं होगा। तो एलिजिबल एसएससी कौन होता है? यहाँ पे कोई भी एसएससी हो सकता है साहब, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकता है, आपका एओपी हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपका, अनलाइक दी 54 एंड 54B सेक्शन। तो हमने अभी तक देखा 54 के अंदर में इंडिविजुअल और एचयूएफ, 54B में इंडिविजुअल एचयूएफ, 54D के अंदर में एनी एसएससी और 54EC के अंदर में एनी एसएससी होगा। ठीक है साहब, याद रखिएगा ये एलिजिबल एसएससीज कौन होते हैं। एलिजिबल एसएससीज किस किस केस में कौन कौन होते हैं। कंडीशंस क्या है साहब? ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, मतलब लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है और लैंड के ऊपर बनाई हुई बिल्डिंग भी हो सकती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, जरूरी नहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने 54 में कवर कर ली हुई है और वो इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलती है। अदर एसएससी रेजिडेंशियल के तो लेगा नहीं, लेगा तो धंधा पानी के लिए लेगा। तो ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। सच एन एसेट कैन ऑल्सो बी, यहां पे देखिए साहब वर्ड है ऑल्सो, यानी कि लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगती नहीं है, तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई तो डेप्रिसिएबल एसेट्स हो सकते हैं। इन केस ऑफ बिल्डिंग यहां पे स्पेसिफिकली मैंने लिख रखा है। सच एन एसेट कैन ऑल्सो बी अ डेप्रिसिएबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 24 months, यानी कि जो डेप्रिसिएबल एसेट है वो आपका 24 महीने से ज्यादा हो। अब क्वेश्चन ये रहता है डेप्रिसिएबल एसेट पे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, बट यहां के इस सेक्शन में ये बोलता अगर वो आपने 24 महीने से ज्यादा यूज कर लिया है तो आप 54EC में फॉल कर सकते हैं। द कैपिटल गेन अराइजिंग The capital gain arising from such transfer should be invested in long term specified assets। ये वर्ड सर गांठ बांध लीजिएगा। 54EC के बारे में कह रहा है, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स। आपके जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो 6 महीने के अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में करनी है। तो capital gains arising from such transfer should be invested in long term capital assets within 6 months from the date of transfer। date of transfer जो मैंने पहले आपको बोला था, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बात नहीं है, इट इज डेट ऑफ ट्रांसफर। the assessee the assessee should not transfer or convert or avail loan or advance or on security of such bonds for a period of 5 years from the date of acquisition of such bonds। मतलब साहब मैंने बॉन्ड्स लिए, सपोजिंगली एक्स बॉन्ड्स है, मैं बताऊंगा लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में बॉन्ड्स क्या है। एक्स के बॉन्ड लिए मैंने, उसको मैंने किसी को गिरवी रख दिया, ये बोल के 5 साल बाद भैया तू ले ली, तो वो नहीं करना, सेल भी नहीं करनी और लोन भी नहीं लेना, किसी तरीके से साहब ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए वो। ठीक है साहब। तो आपने ये बॉन्ड्स जो हैं, सपोजिंगली मैंने एक एसेट था मेरा 4 करोड़ का था, मेरे को 4 करोड़ बड़ा पसंद है, नहीं ठीक है, उसको आपने बेच दिया 5 करोड़ के अंदर। डेप्रिसिएबल एसेट था, 4 करोड़ नेट बुक वैल्यू थी उसकी,
आपने उसको बेच दिया 4-5 करोड़ में, आपके पास 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ गया। 1 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट कर दोगे इन बॉन्ड्स के अंदर में, आपको जो 1 करोड़ रुपया है ये 5 साल तक आप ना निकाल सकते हो, ना आगे वो बॉन्ड्स बेच सकते हो, ना ही आप इन बॉन्ड्स के ऊपर में कोई लोन ले सकते हो, ना ही कोई ओवरड्राफ्ट, कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपको बस रखना है किसी तरीके से ये अपने पास, ठीक है, पैसा ब्लॉक करके रख लो। क्यों? ये लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स वो होते हैं साहब। अच्छा चलो बता देता हूं लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट, तब आपको समझ में आएगा क्यों। Specified bonds redeemed after 5 years issued on or after 1/4/2008 by National Highway Authority of India NHAI, Rural Electrification Corporation Limited, or any other bond notified by the central government in its behalf, bonds or Power Finance Corporation and Indian Railways Finance Corporation। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि गवर्नमेंट क्यों बोलती है 5 साल के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स के थ्रू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है इंडिया का, और उसे 5 साल का वेस्टेशन पीरियड, मतलब कम से कम 5 साल तो लगेंगे उसको चलाने के लिए। सपोजली वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो टोल रोड बनाती है, अब उससे क्या आएगा साहब? टोल टैक्स आएगा। टोल टैक्स से जो रिकवरी आएगी वो उसको कम से कम तो 5 साल लगेगा रिकवरी के लिए। तो वो बोलती है, एनएचएआई हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, आप इसके अंदर जब इन्वेस्ट करते हो तो जो रिकूप होता है, जो गवर्नमेंट के पास वापस आता है जब पैसा, तो उसके अंदर में उसको टाइम लगता है, उसका वो आपको ब्याज भी देती है इस पे। तो इस कारण से वो बोल दिया 5 साल तक तो हमारे पास ये पैसा ब्लॉक रखोगे। तो इस तरीके से वो क्या कर रही है? एक फाइनेंस जनरेट कर रही है। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू बैंक्स एंड आस्किंग देम फॉर मनी, द गवर्नमेंट इज आस्किंग द अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है। क्वांटम क्या है? लोअर ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स और अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 लाख। 50 लाख से ऊपर आप इसके अंदर में एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट बिफोर 3 years या बिफोर 5 years। In case of transfer of or conversion of bonds or availing loans and advances on security of such bonds before expiry of 5 years, the capital gain exempted earlier shall be taxed as long-term capital gain in the year of violation of condition। 2024-25 में आपने इसके अंदर में इन्वेस्ट किया, आपको से 1 नवंबर 2024 को आपने इन्वेस्ट किया। अब आपको कब तक रखना है? 31 अक्टूबर 2029 तक रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने इसके पहले बेच दिया तो यहां पे जो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था वो सारा का सारा इस साल के अंदर में टैक्स स्लैब में बन जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर में साहब इसका सेक्शन नंबर है 86, ये ध्यान रखिएगा। तो सेम टू मतलब लगभग सेम वर्बियज है। जब मैं न्यू इनकम टैक्स कराऊंगा तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा। अभी के लिए सेक्शन 86। आज की साहब क्लास यहीं तक थी। फॉर नोट्स एंड डिटेल्स ये रही मेरी ईमेल आईडी। आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। Please do like, share and subscribe. Thank you and have a nice day. Bye.